नमस्कार। आज हम मानव शरीर की एक छुपी हुई मगर बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को समझने निकले हैं। पाचन। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे हमारा खाया हुआ खाना सिर्फ कौर से ऊर्जा और पोषण में बदल जाता है। सोचिए, ये किसी हाईटेक फैक्ट्री जैसा है। तो आज की इस चर्चा का मिशन है इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों और इसके अहम किरदारों मतलब अंगों और रसायनों को समझना। चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि खाने जैसी सामान्य सी क्रिया शरीर के अंदर कितनी व्यवस्थित और आप कह सकती हैं जटिल रासायनिक घटनाओं का सिलसिला है। हम देखेंगे कि भोजन मुंह से शुरू होकर पोषक तत्वों के खून में मिलने तक का सफ़र वो कैसे तय करता है। तो कहानी शुरू होती है मुंह से। जैसे ही हम खाना चबाते हैं, लार ग्रंथियां काम करना शुरू कर देती हैं। और ये सिर्फ गीला करने के लिए तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। लार में खास केमिकल कैंची जैसे एंजाइम्स होते हैं। एक होता है टायलिन, जो फॉरेन स्टार्च को, जैसे रोटी या चावल में होता है, उसको शक्कर में तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, मुंह में ही? जी हाँ, वहीं से शुरुआत। और इतना ही नहीं, इसमें एक पहरेदार भी है, लाइसोजाइम। ये खाने के साथ आए कुछ बैक्टीरिया का वहीं खात्मा कर देता है। कमाल है। और ये लार बनती कितनी है रोज? रोजाना लगभग आप मानिए 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक लार बनती है। वाह। यानी पाचन और सुरक्षा दोनों काम मुंह से ही शुरू। फिर खाना ग्रास नली से होकर पेट यानी आमाशय में पहुंचता है। सुना है यहाँ का माहौल काफी तेज होता है। तेज मतलब तेजाबी। पेट में शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। इसका pH 1 से 3 के बीच होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक। इतना तेज? तो ये बैक्टीरिया वगैरह का तो बचना मुश्किल ही होगा। बिल्कुल, ये एसिड बैक्टीरिया को तो मारता ही है, साथ ही एक और जरूरी काम करता है। ये पेट के मुख्य प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन को जगाता है, मतलब एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीन का पाचन यहाँ शुरू होता है। लेकिन एक सवाल है, ये इतना तेज एसिड पेट को ही क्यों नहीं पचा डालता? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है पेट की अंदरूनी दीवार पर मौजूद एक मोटी बलगम जैसी परत, जिसे श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं। ये एक तरह की ढाल है जो पेट को अपने ही एसिड से बचाती है ना? कमाल का इंतजाम प्रकृति का। वाकई। पेट से निकलकर खाना पहुंचता है असली एक्शन जोन में, छोटी आंत। ये तो बहुत लंबी होती है, सुना है? पतली घुमावदार नली, करीब 6.5 मीटर। यहाँ क्या खास होता है? यहीं पर पाचन अपने अंजाम तक पहुंचता है और पोषक तत्वों को सोखने का मतलब अवशोषण का मुख्य काम होता है। और ये इतनी लंबी और घुमावदार इसीलिए है ताकि खाने को ज्यादा समय मिले। अगर इसकी अंदरूनी सतह को फैला दें तो वो एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेगी। टेनिस कोर्ट जितने? कैसे? पहला, लिवर यानी यकृत से आने वाला पित्तरस, जिसे बाइल कहते हैं, ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और ये पित्तरस क्या करता है? ये वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिसे बर्तन धोने वाला साबुन तेल के धब्बों को तोड़ता है ना, वैसे ही। इसे पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और हाँ, ये माहौल को थोड़ा क्षारीय भी बनाता है। अच्छा, और दूसरा सहायक? दूसरा है अग्नाशय यानी पैंक्रियास से आने वाला अग्नाशयी रस। इसे कंप्लीट पाचक रस भी कहते हैं। कंप्लीट क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और तीसरा, क्या छोटी आंत खुद भी कुछ बनाती है? बिल्कुल, आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस। इसमें बाकी बचे खाने को पूरी तरह पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन, शक्कर और वसा के बिल्कुल आखिरी कणों को तोड़कर सोखने लायक बना देते हैं, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। यहाँ लिवर और अग्नाशय का जिक्र आया। ये तो सीधे पाचन नली का हिस्सा नहीं है, फिर भी इतने अहम क्यों हैं? सही कहा आपने। लिवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, करीब 1.5 किलो वजन की, वो पित्त बनाने के अलावा 500 से ज्यादा काम करती है। 500 से ज्यादा? हाँ, ये शरीर का मेन केमिकल प्लांट और डिटॉक्स सेंटर है। खून में शुगर और प्रोटीन का लेवल बैलेंस करना, यूरिया बनाना, जरूरी प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन और हेपेरिन बनाना, ग्लाइकोजन स्टोर करना, शरीर का तापमान कंट्रोल करना, लिस्ट बहुत लंबी है। बाप रे। और अग्नाशय? अग्नाशय वो पाचक रस बनाने के साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे जरूरी हार्मोन भी बनाता है।
ये हार्मोन सीधे खून में जाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी दोहरी भूमिका है। यानी ये पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं। अच्छा, छोटी आंत में जब पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ खाना है उसका क्या होता है? वो बचा हुआ बिना पचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पाचन तो लगभग नहीं होता। इसका मुख्य काम है बचे हुए पानी और कुछ जरूरी खनिज लवणों को सोख लेना। ठीक है। फिर बाकी बचा ठोस मल या वेस्ट मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ओह हाँ, अपेंडिक्स, जिसे अब ज्यादातर एक अवशेषी अंग मानते हैं ना? जी हाँ। तो इस पूरी जटिल यात्रा का, इस पूरे सिस्टम का मकसद है पोषण। मतलब शरीर को वो चीजें देना जिनसे वो बढ़े, ठीक रहें और अपना काम कर सके। बिल्कुल सही कहा। भोजन से हमें मुख्य रूप से 7 तरह के पोषक तत्व मिलते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, खनिज, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। इन्हें हम काम के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऊर्जा देते हैं जैसे कार्ब्स और वसा, कुछ शरीर बनाते हैं जैसे प्रोटीन, और कुछ शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं जैसे विटामिन, खनिज, पानी। और मात्रा के हिसाब से भी इन्हें बांटा जाता है ना? मैक्रो और माइक्रो। हाँ बिल्कुल। मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, पानी। और माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में चाहिए, विटामिन, खनिज, पर चाहिए जरूर। तो ये थी हमारे पाचन तंत्र की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त झलक। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर अंग, हर रस, हर एंजाइम अपना काम बखूबी जानता है और सब मिलकर इस कमाल की मशीनरी को चलाते हैं। बिल्कुल। सब कुछ इतने तालमेल में होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। भोजन से ऊर्जा और जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स निकालने का ये एक अविश्वसनीय सिस्टम है ना? वाकई कमाल है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जब यह सिस्टम इतना जटिल और नाजुक है, तो हमारी रोजमर्रा की कौन सी छोटी छोटी आदतें या खान पान के चुनाव इस पर अनजाने में ही कोई बड़ा अच्छा या बुरा असर डाल सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।